तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज 16 तारीख है और आज थी यूपीएससी की परीक्षा। यूपीएससी की परीक्षा में कुछ करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए, तो आज उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। दोस्तों, अगर आपने हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से, पिछले वाले वीडियो को पूरा पढ़ा होगा, तो आपको साहेल क्षेत्र पता होगा क्या है। करंट अफेयर में ही मैंने आपको साहेल क्षेत्र बताया है। अगर ये अफ्रीका है, अगर अफ्रीका है, मान लीजिए कैसे भी बन गया, तो जो ये क्षेत्र है इसी को साहेल क्षेत्र कहा जाता है। तो मतलब ये जो मरुस्थल और दक्षिणी भाग को अलग करने वाला क्षेत्र को ही साहेल प्रांत कहा जाता है। तो दोस्तों, बात करें तो पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन की बात करें, हाल ही में साहेल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है। तो दूसरा भी कथन सही है और कथन की व्याख्या भी करता है, जिससे हमारा कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि कथन ही वाला है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में सेब आयात नहीं करता है। तो दोस्तों, ये बात गलत हो जाएगी। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात करता है। अगर कथन निष्कर्ष में, व्याख्या वाले में अगर पहला वाला गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो अपने आप में तो दोस्तों, यहाँ पर जो है डी वाला अपने आप में सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, डी इसमें सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे हमारा है 6वें नंबर पर करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए, जिसमें जो है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। तो दोस्तों, यूरोप में जो है नेट जीरो कार्बन पर जो है काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह प्रश्न सही है। यह मतलब पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन की बात कर रहा है, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता तथा प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। तो दोस्तों, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका लक्ष्य जो है 2040 नहीं 2050 है। तो दोस्तों, इसमें दूसरा कथन गलत हो गया। तो इसमें ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है सातवें प्रश्न में क्या पूछा गया कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। तो दोस्तों, ये कथन तो गलत है। ये जो है पलायन को रोकने में सफल नहीं हुआ है। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। तो उत्तर तो आपको पहले से ही पता हो गया होगा, क्योंकि एक कथन गलत हो गया तो उत्तर पता चल जाता है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, ये जग जाहिर है, ये सही है। तो कथन एक गलत है, कथन दो सही है, मतलब डी उत्तर इसका हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों, इसमें पहला कथन दिया गया है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषित करती है। तो दोस्तों, ये तो कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। तो ये भी कथन सही है। स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यांतरित करने की पहल की गई है। दोस्तों, मेरे हिसाब से सही इसमें तीनों होना चाहिए। बाकी आयोग क्या मानता है वो बात की बात है। मेरे हिसाब से इसका उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न 9वां है। 9वें में क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन दे रहा है कि यह योजना
किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व, ध्यान दीजिएगा, प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवेतर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है, जो कि ये कथन गलत है। दूसरा कथन की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। तो इस योजना में इस कथन की बात की गई है कि जो निजी डॉक्टर हैं वो इसमें जो है काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो मतलब केवल 2 सही होगा। तो इसका उत्तर हमारी तरफ से बी होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है 10वां प्रश्न की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस अगला मतलब पहला कथन है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ग है। दोस्तों यही कथन ये गलत हो जाता है, 21 वर्ष नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए, यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो जब पहला ही कथन गलत हो गया तो इस कथन को काट दीजिए, इस कथन को काट दीजिए। बचा कौन? बी और सी। आगे देखते हैं। लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक या सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये भी कथन सही हो जाएगा। तो 2 और 3 मिल रहा है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारी तरफ से उसका उत्तर दिया जा रहा है बी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है 11वां प्रश्न, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस कथन को जिसने गलत किया होगा समझ लीजिए वो कितनी बड़ी गलती करके आया है, क्योंकि इसमें पहला ही कथन दिया गया है कि यह उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, जबकि आपको पता है कि 18वीं लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। तो ये प्रभावी होने की बात 19वीं लोकसभा में की गई है, 19वीं लोकसभा से। तो पहला कथन तो गलत हो गया। जब पहला कथन गलत हो गया तो ये छट गया, ये छट गया और ये छट गया, तो बचा कौन? सी। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारी तरफ से सी हो जाएगा। बाकी आप प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला ही जो है कथन दे रहा है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जबकि गलत है, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होता है। तो जिसमें पहला है छांट दीजिए। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने क्रम में ये 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को निरंतरता से देखा होता तो इस प्रश्न का उत्तर आप बिना पढ़े, मतलब एक ही बार पढ़ कर के दे सकते थे। तो इन दोनों के लेखक जो हैं सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, अतः इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा इसका उत्तर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां प्रश्न में आया था, 17वां प्रश्न पूछा गया था कि कुछ देश और समाचार में रहने के कारण इसके पूछे गए थे। तो बात करें अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना को कह रहा है कि सबसे खराब आर्थिक संकट। सूडान को कह रहा है देश में नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। तो दोस्तों ये और ये तो सही है, लेकिन तुर्की की बात कर रहा है कि नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। तो ऐसी कोई बात तुर्की के बारे में नहीं आई। तो सदस्यता कुछ देशों ने ली है, जबकि किसी की सदस्यता निरस्त नहीं की गई है। तो दोस्तों तीसरा नंबर तो गलत हो गया। तो 1 और 2 मतलब 2 कथन सही हैं, तो केवल 2 युग्म सुमेलित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 21वां सवाल कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए। दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन डेट दे दिया है दिसंबर 2023, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों को बता देता हूं। तो दिसंबर 2023 तक कुल 4 परिसीमन गठित किए गए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो 28वां प्रश्न हमारा है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जो सेना मतलब अपने तरफ से इस अभियान को मतलब ऑपरेशन को करती है, उसका नाम होता है ऑपरेशन सद्भावना। ये लद्दाख में चलाया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। और नीचे लिखा गया है कि कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। अच्छा, जिन लोगों ने इस लाइन को नहीं पढ़ा होगा वो सबको मार के चले आए होंगे, लेकिन वो गलत है। ये सिर्फ 2023 की बात कर रहा है। तो 2023 में हाल ही में करंट में था, आप लोगों को याद ही होगा, शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों कितने कथन सुमेलित हो रहे हैं, 1 और 3, मतलब 2। तो जो है केवल दो लोग मतलब इसमें सही होगा। ठीक है, 1 और 2, केवल 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। अब कह रहा है कि उपर्युक्त में से किन देशों का प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा ह्रासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसमें नाइजीरिया दिया हुआ है। नाइजीरिया में काफ़ी जनसंख्या पिछड़ा देश है, तो नाइजीरिया जहाँ जहाँ हो काट दीजिए, 3 जहाँ हो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसको काट दीजिए, बचा 2 ऑप्शन। तो इटली में जनसंख्या की कमी है, मतलब वहाँ जो है जापान में भी जनसंख्या कमी है, दक्षिण कोरिया में भी वही हाल है। तो 1, 2, 4 जहाँ हो मार दीजिए, तो उत्तर हो जाएगा आपका ए, उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा ये प्रश्न है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है। ये तो जो जरा सा भी करंट अफेयर पढ़ा होगा उसका भी सही हो गया होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों शायद यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको कैसा लगा सेशन, जानकारी दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।